हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप यानी IVS का जो यूनिट 4 बच गया था, यूनिट 4 और 6 बचा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम यूनिट 4 को कंप्लीट करवाने वाले हैं, जो कि आपके वित्त के स्रोत के बारे में है। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोग अगर समझ पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में आपको बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, PG के सारे सेमेस्टर्स के सारे सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स और सारे यूनिवर्सिटी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह इस चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा और चैनल में बने रहिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को स्टूडेंट्स आपको पूरा देखिएगा, तभी आपका क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए नया चीज़ है ना, इसीलिए वित्त के स्रोत। ठीक है, वित्त मतलब क्या होता है? पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, पैसे से रिलेटेड है, यानी वित्त का स्रोत क्या क्या हो सकता है, किसी का लेन देन के लिए कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, इक्विटी और ऋण पूंजी। तो सबसे पहले समझेंगे स्टूडेंट्स, इक्विटी क्या है और ऋण पूंजी क्या है। ठीक है, इक्विटी क्या है और ऋण पूंजी क्या है आपका। तो ऋण पूंजी क्या है स्टूडेंट्स, तो इसको देखते हैं। डेट कैपिटल वह पैसा है जो एक कंपनी व्यक्तियों या संस्थानों से उधार लेकर जुटाती है। ठीक है, डेट कैपिटल जो आपका ऋण पूंजी है स्टूडेंट्स, वो आपका मतलब कि जो कोई कंपनी या व्यक्ति या संस्थान उधार लेकर जुटाती है। ठीक है, और उन्हें एक विशिष्ट समय अंतराल के बाद पूरी राशि चुकानी होती है। जो उधार लिया स्टूडेंट्स, वो एक समय अंतराल के बाद उसे पूरा राशि चुकाना होता है। नहीं अगर चुकाएगा तो उसे ब्याज लगेगा। ठीक है, यानी हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं शुद्ध एक तरह से देना पड़ता है। ठीक है, यानी ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो इक्विटी पूंजी की तुलना में भी वित्त प्राप्त करने के लिए एक सस्ता और कम जोखिम वाला विकल्प है। जो ऋण पूंजी है वो इक्विटी पूंजी की तुलना में कम जोखिम वाला है। ठीक है, आप लोग समझिएगा। ठीक है, इक्विटी पूंजी भी इसी टाइप का है, इसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ बोल क्या रहा है, जो ऋण पूंजी है हमारा, वो इक्विटी पूंजी की तुलना में वित्त प्राप्त करने के लिए एक सस्ता और कम जोखिम वाला विकल्प है। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ऋण पूंजी या तो सुरक्षित या असुरक्षित है। ऋण पूंजी को या सुरक्षित बोलेंगे या असुरक्षित है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, कभी होता है कि ब्याज के चक्कर में मतलब कि किन्हीं किन्हीं का डूब जाता है मूल भी। ठीक है, जो मूल पैसा है वो भी डूब जाता है। ये उसका नुकसान हुआ जो दिया सो, और इधर नुकसान होगा ये कि ब्याज देने के चक्कर में मतलब मूल से ज़्यादा ब्याजें दे दिया है, लेकिन हम अभी तक मूल दे ही नहीं पाया। तो ये दोनों हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दोनों का कभी सुरक्षित और असुरक्षित भी हो सकता है। सिक्योर्ड डेट एक ऐसा लोन है जिसे कंपनी अपनी संपत्ति गिरवी रखकर लेती है। एक सिक्योर्ड डेट होता है। ठीक है, ये लोन है फ्रेंड्स, जिसे कंपनी अपनी संपत्ति गिरवी रख कर लेती है। कोई कंपनी है, अपना कोई संपत्ति को गिरवी रख दिया और उसके बदले में वो पैसा लिया है। ठीक है, यह ऋणदाता को उस संपत्ति को बेचने और उसके पैसे की वसूली करने की अनुमति देता है। ये जो ऋणदाता होता है, जो पैसा देने वाले होते हैं, उसको संपत्ति को बेचने और उसके पैसे की वसूली करने की अनुमति देता है। देखिए, जैसे कि हम किसी से उधार लिए, ठीक है, उसको गिरवी रखें अपने किसी संपत्ति को, जैसे ज़मीन हो गया, घर हो गया, कोई दूसरा सामान हो गया। ठीक है, तो गिरवी रखे हैं, पहले रखा जाता था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो किसी चीज़ को गिरवी रख दिए हैं, तो जो पैसा दिया है अगर हम उसको समय के अंतराल पर नहीं चुकाते हैं तो वो उस सामान को, मेरे संपत्ति को बेच सकता है। ठीक है, उसको बेच के वो पैसा अपना निकाल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना दूर तक क्लियर हो गया आप लोग का। अब आगे देखते हैं। यदि वह निश्चित अवधि के भीतर भुगतान नहीं करता है, असुरक्षित ऋण कंपनी द्वारा सुरक्षा के रूप में किसी भी संपत्ति को गिरवी रखे बिना लिया गया उधार है। ठीक है, तो आगे देखिए, ऋण पूंजी 3 प्रकार की होती है। सावधि ऋण, डिबेंचर और बांड। यहाँ 3 शब्दों का संक्षिप्त विवरण दिया गया। इन तीनों शब्दों के बारे में जानिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर पूछ दिया जाएगा कि ऋण पूंजी के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, सावधि ऋण, बैंक कंपनियों को एक निश्चित या अस्थिर ब्याज द्वारा ऋण समझौते के अनुसार पर सावधि
ऋण प्रदान करते ही न सुरक्षित ऋणों का एक निश्चित पुनर्भुगतान कार्यक्रम होता है। जो बैंक वाला होता है वो सुरक्षित होता है, ठीक है। डिबेंचर एक कंपनी द्वारा आम जनता के लिए जारी किया गया एक ऋण साधन है। वे सुरक्षित या असुरक्षित हो सकते हैं और मूल राशि एक निश्चित समय अंतराल के बाद चुकाने योग्य होती है, ठीक है। अब बांड देखिए, एक बांड सरकार या एक कंपनी द्वारा आम जनता के लिए जारी किया गया एक निश्चित आय साधन है। उनके पास परिपक्वता के बाद की एक निश्चित तिथि होती है जिसे जारीकर्ता ब्याज सहित निवेशक को मूल राशि वापस कर देता है। तो यहाँ जो आपका है स्टूडेंट्स, बैंक कंपनी देता है, यहाँ जो है आपका कोई स्पेशल आदमी देता है, यहाँ जो है आपका सरकार या कोई कंपनी द्वारा आम जनता के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तीनों का मतलब समझ गए। अब देखिए इक्विटी कैपिटल क्या है, ठीक है। इक्विटी के बारे में क्या होता है इक्विटी। इक्विटी कैपिटल मालिकों द्वारा उनके व्यवसाय में निवेश की गई कुल राशि है, ठीक है। जो कोई मालिक होता है किसी व्यवसाय का, जैसे कोई सर्फ बना रहा है यानी कि निरमा, इसको क्या कहते हैं आप लोग को, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। तो इसका जो कोई व्यवसाय के मालिक हुए वो जो निवेश करेंगे अपने राशि, यानी राशि मतलब अपने पैसे को, वो उनके लिए इक्विटी हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इक्विटी कैपिटल मालिकों द्वारा उनके व्यवसाय में निवेश की गई कुल राशि है। एक कंपनी की इक्विटी कई व्यवसाय में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक इकाई को शेयर कहा जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे शेयर मार्केट, यानी शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इस तरह से नहीं सुने हैं, वही वाला, ठीक है। मालिक धन जुटाने के लिए इनमें से कुछ शेयर आम जनता को बेच सकते हैं। शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर। यहाँ दो शब्दों का संक्षिप्त विवरण दिया गया। इक्विटी शेयर क्या है और वरीयता शेयर क्या है। इक्विटी के प्रकार में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर ये किसी कंपनी के साधारण शेयर होते हैं जिन्हें मालिक खुले बाजार में बेचते हैं। निवेशक इन शेयरों को खरीदते हैं, जो निवेशक होते हैं वो खरीदते हैं, ठीक है। और स्वामित्व अधिकारों के साथ संगठन में हितधारक बन जाते हैं। वे कंपनी के शेयर मार्केट जैसे हुआ कोई, आप समझिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वे कंपनी के प्रबंधन का चयन करने के लिए मतदान का अधिकार रखते हैं, ठीक है। जो शेयर हितधारक बन जाते हैं उसके, वो भी थोड़ा थोड़ा उसमें हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। जैसे कि हुआ कोई किसी को अगर चुनना है तो वो भी मतदान करते हैं, ठीक है। मतलब उनके कार्यों में जो पहले मालिक था वो जिस शेयर किया गया है, जो शेयर किया है उसको, जैसे कि देखिए एक दुकान है, ठीक है। एक दुकान है, कोई आधा पैसा लगाया, कोई आधा पैसा लगाया, तो दोनों का अधिकार हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों शेयर कर रहा है ना अपना पैसा, दोनों अपना शेयर पैसा कर रहा है, तो फिर दोनों को ना अधिकार हुआ। कोई किसी नौकर को रखना है यानी कि किसी मजदूर को रखना है, तो दोनों का मन रहेगा तभी ना रखेगा। आधा मतदान ये करेगा, आधा ये करेगा। और भी अगर लोग शेयर किए हैं उसमें तो वो भी जितना योगदान देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो भी मतदान देंगे, ठीक है। तो हमको लगता है समस्या आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उन्हें कंपनी के मुनाफे का 1% मिलता है, यानी कि उनके जिस तरह से वो शेयर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रतिशत मिलता है। आप इक्विटी समझ रहे होंगे इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वरीयता के बाद, इक्विटी मतलब यही हुआ शेयर वाला, ठीक है। लेकिन वरीयता के बाद ही शेयर धारकों को उनका लाभांश मिलता है। लेकिन वरीयता के अकॉर्डिंग, वरीयता जब मिल जाता है उसको, उसके बाद ही उसको शेयर धारकों को उनका लाभांश मिलता है, ठीक है। जैसे कि कुछ लाभ हुआ तो वो जो पैसा लगाया वो तो उसके हाथ में है। उसके बाद जो लगाया स्टूडेंट्स, उसका जो फ़ायदा होगा वो फ़ायदा भी उसको मिल बांट के मतलब कि मिलेगा, ठीक है। कुछ परसेंटेज उसको मिलता रहेगा। अब देखिए वरीयता शेयर क्या है। वरीयता शेयर हुआ, वरीयता शेयर शेयर धारकों को इक्विटी शेयर धारकों से पहले लाभांश प्राप्त करने की अनुमति देता है। जो वरीयता शेयर होता है वो इक्विटी शेयर धारकों से पहले मिल जाता है पैसा, ठीक है। जैसे कि दुकान में शेयर किया गया है, आधा पैसा हम शेयर किए हैं, आधा पैसा दूसरा, और उसके वजह से दुकान खुला है, ठीक है। तो यानी बिजनेस कोई खुला है, तो जो वरीयता शेयर होता है उसमें पहले पैसा मिल जाता है, और जो इक्विटी शेयर होता है उसमें थोड़ा वरीयता के अनुसार मतलब कि उतना अच्छा से तुरंत नहीं मिल पाता, वो नया नहीं होगा, ठीक है, शेयर धारक, इसीलिए उसको थोड़ा नहीं मिलता। तो इक्विटी आप लोग इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, जब भी कंपनी लाभांश घोषित करती है तो वे मुआवजे की एक निश्चित दर के हकदार होते हैं। जब जो होता है स्टूडेंट्स, घोषित किया जाता है कंपनी द्वारा कि इतना लाभ इसको मिलेगा, इतना लाभ इसको मिलेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग निश्चित हकदार बन जाते हैं सब लोग। कंपनी के भंग होने पर उन्हें पूंजी के पुनर्भुगतान का दावा करने का भी अधिकार है। यानी कि देखिए कंपनी भंग हो गया यानी कि ख़त्म हो गया, तो जो पूंजी उसका है पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। क्योंकि वो जितना पैसा लगाया उसका अधिकार तो है ना उनको, वो तो लेंगे ही। उसके साथ ही महीना महीना जो लाभ मिलेगा सो भी लेंगे। इधर डबल फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आगे देखिए, ऋण और इक्विटी पूंजी के बीच अंतर। ऋण क्या होता है और इक्विटी पूंजी क्या होता है।
तो आप लोग समझ रहे होंगे, एक कोई शेयर किया है, ठीक है, अपने शब्दों में समझाते हैं, ठीक है, बढ़िया से समझिएगा। जैसे कि देखिए, कोई ऋण दिया है, मतलब उधार दिया है, कर्ज दिया है, ठीक है, इसको इतना शब्द से हम लोग जान सकते हैं, कर्ज दिया है किसी को, ऋण, तो कुछ गिरवी रख के दिया होगा, या फिर बोला होगा कि इतना दिन में दीजिए, या फिर ब्याज दीजिए, ठीक है, ऋण दिया। और अगर कोई शेयर कर रहा है, जैसे कि आप दुकान खोलिए, हम आधा पैसा देंगे आपको, ठीक है, आधा पैसा दे रहेंगे, तो दोनों में क्या अंतर है आप ही बताइए, ठीक है, दोनों में अंतर है कि नहीं। जो ऋण दे रहा है उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा, और जो इक्विटी में कर रहा है उसको मिलेगा, लाभांश मिलेगा, महीने महीने मिलेगा, ठीक है। ताकि मतलब क्यों नहीं मिल, और जब यहाँ ख़त्म होगा कंपनी, तो उस समय जो पैसा लगाया है आधा, वो भी दे दिया जाएगा, और इधर महीने महीने उसको लाभांश भी मिलता रहेगा, वरीयता शेयर और इक्विटी शेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि तुरंत जो शेयर किया है 1-2 महीना हो उसको इक्विटी शेयर के अंदर, फिर कुछ दिन ज़्यादा रहता है उसको वरीयता मिल जाता है, बढ़िया से थोड़ा एकदम एक्सपीरियंस वगैरह आ जाता है, तो उसको वरीयता शेयर के तहत लिया जाता है, और सबसे पहले पैसा मिलता है उसको, ठीक है, लाभांश मिलता है। तो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, इतना सुंदर समझा रहे हैं। अब समझ गए ऋण और इक्विटी पूंजी के बीच अंतर क्या है। अब देखिए, डेट और इक्विटी कैपिटल के बीच मुख्य अंतर, डेट जो है ऋण को ही कहा जाता होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, ऋण पूंजी शेयर पूंजी। अब ऋण पूंजी शेयर पूंजी के बारे में सुनिए, ठीक है, परिभाषा। डेट कैपिटल एक निश्चित अवधि के लिए व्यक्तियों और संगठनों से धन उधार लेना, ये आपका कर्ज है, ठीक है, यानी ऋण पूंजी के बारे में बात हो रहा है यहाँ। डेट कैपिटल इसके लिए प्रयोग कर दिया जा रहा है, ठीक है। डेट कैपिटल एक निश्चित अवधि के लिए व्यक्तियों और संगठनों से धन उधार लेना है। इक्विटी पूंजी जो होता है निवेशकों के लिए स्वामित्व अधिकारों के बदले में कंपनी द्वारा जुटाई गई धनराशि है, ठीक है। कोई देखिए बोल देगा कि हमको एगो बिजनेस खोलना है, ठीक है, इतना पैसा का आवश्यकता है, आप लोग अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, आपको भी इसमें लाभांश मिलेगा, ठीक है, आप भी मेरे जो शेयर धारक बनेंगे, तो ये होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, भूमिका। डेट कैपिटल ऋण पूंजी कंपनी के लिए एक देनदारी है। देनदारी, अगर ऋण लेता है कोई कंपनी किसी से, तो उसको देना पड़ेगा ना कंपनी को, नहीं तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा किसी कंपनी को, ठीक है, जिसे उन्हें एक निश्चित अवधि के भीतर चुकाना होता है। अगर ऋण लिया है कोई कंपनी तो उसको चुकाना पड़ेगा। और इक्विटी जो यानी कि जो आप शेयर धारक, ठीक है, शेयर किया हुआ जो पैसा लिया है, शेयर की इक्विटी कैपिटल कंपनी के लिए एक संपत्ति है, जिसे वे किताबों में इकाई के फंड के रूप में दिखाते हैं कि हाँ ये जो है सो इसको देना पड़ेगा, ठीक है। जो देखिए फ्रेंड्स, कोई कंपनी खोल रहा है, ठीक है, अगर वो कहीं से लोन लेगा या ऋण लेगा तो उसको चुकाना पड़ेगा कि नहीं, चुकाना पड़ेगा। और अगर कोई आदमी को कहे, शेयर धारकों को बोलेगा कि आप यहाँ इतना पैसा लगाइए, आपको यहाँ शेयर धारक वरीयता दे दिया जाएगा, ठीक है, तो ये पैसा इसको चुकाना नहीं पड़ेगा, ये महीना महीना लाभांश भी मिलता रहेगा इसको, ठीक है। लाभ होगा कंपनी से तो सबको लाभ होगा, और लाभ होगा तो उसको भी मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में जब कंपनी भंग होगा, लास्ट में जब मतलब कंपनी कभी जीवन में ख़त्म होगा, तब उसको वो पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है सो अगर लोन लेगा बेचारा, तो मतलब महीने महीने उसको सूद देना पड़ेगा, यानी कि ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। दोनों में से कौन सा ज़्यादा फायदा है, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा आप लोग के लिए अच्छा लग रहा है, ठीक है। अवधि देखिए, समय। ऋण पूंजी जो होता है संगठन के लिए एक अल्पकालिक ऋण है, तुरंत से शुरू हो जाता है। इक्विटी कैपिटल कंपनी के लिए अपेक्षाकृत लंबी अवधि का फंड है, जो होता है ऋण पूंजी तुरंत खत्म हो जाएगा, उसका ब्याजो ले लेगा, ठीक है। और जो इक्विटी जो हुआ, इक्विटी शेयर धारकों द्वारा दिया गया जो ऋण होता है सो, तो वो जो होता है हाँ लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। ऋण दाता की स्थिति दोनों में देखिए, एक ऋण फाइनेंसर संगठन के लिए एक लेनदार होता है, लेने वाला होता है, जो ऋण वाला होता है, उधार जो देता है वो लेने वाला रहता है, ठीक है। और एक शेयर धारक जो देने वाला कंपनी का मालिक होता है, एक शेयर धारक होता है, एक तरह से मालिक मान सकते हैं, ठीक है, क्यों नहीं मानेंगे, वो भी दिया पैसा, हम भी लगाए पैसा, तो वो भी एक तरह से मालिक न हो गया, ठीक है। अब प्रकार देखिए, ऋण पूंजी 3 प्रकार की होती है, जो ऋण पूंजी होता है 3 प्रकार की, सावधि ऋण, डिबेंचर, बांड, ये तो हम ऊपर में बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए इसके बारे में भी शायद बताएं क्या। देखिए, इक्विटी कैपिटल 2 प्रकार की होती है, जो इक्विटी होती है 2 प्रकार की, एक वरीयता और एक क्या होता है इक्विटी, ठीक है। इसको दूसरा नाम से यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। निवेशक का जोखिम, किस में ज़्यादा जोखिम होता है। डेट कैपिटल एक कम जोखिम वाला निवेश है, इक्विटी कैपिटल एक उच्च जोखिम वाला निवेश है, ठीक है। कौन सा ज़्यादा जोखिम वाला है, तो जो आपका इक्विटी है सो ज़्यादा, इक्विटी जो शेयर धारकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण होता है, वो जो है ना सो ऋण नहीं कर सकते, ठीक है, शेयर धारकों द्वारा दिया गया, हाँ ऋण बोल दीजिए चलेगा, ठीक है। तो वो जो होता है सो ज़्यादा जोखिम वाला होता है, क्योंकि अगर चलेगा कि नहीं चलेगा व्यवसाय कंपनी वगैरह, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत
दिक्कत तो होगा फ्रेंड्स। अगर जैसे कि देखिए किसी का पैसा से कुछ बना लीजिएगा तो फिर वो तो खर्च हो गया आपका, फिर अगर नहीं चलेगा आपका व्यवसाय कंपनी तो फिर आप वो वहाँ उसको कैसे दे पाइएगा, ठीक है, वो तो देना पड़ेगा ना आपको, उसका लिए हैं तो ये हो गया समस्या। और जो ऋण उधार वाला बात है, तो ये ब्याज दे रहा है, ठीक है, जब पैसा होगा तो दे देगा, तो इसमें थोड़ा कम जोखिम है, ठीक है। अब देखिए सुरक्षा किसमें ज़्यादा है, तो ऋण पूंजी या तो सुरक्षित है या असुरक्षित है किसी संपत्ति की जमानत के विरुद्ध, ठीक है। अब प्रॉब्लम तो है फ्रेंड्स दोनों में। ऋण पूंजी जो है सो कभी फायदा भी करा देता है, यानी उधार कभी लेना सही भी हो जाता है, कभी के लिए हानि भी हो जाता है, और तो आप लोग लिखिए देंगे धुन के एकदम, ठीक है। तो आगे देखिए, इक्विटी कैपिटल असुरक्षित है क्योंकि शेयर धारकों को स्वामित्व अधिकार मिलते हैं, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स सुरक्षित असुरक्षित दोनों कह सकते हैं, ठीक है, दोनों में मतलब दोनों बात है। चलिए आगे देखते हैं निष्कर्ष। कंपनियों को अपने कार्यों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए नियमित रूप से वित्त पोषण की आवश्यकता होती है। जो कंपनी होता है उसको रेगुलर पैसा चाहिए होगा ना, डेली पैसा अगर नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा, आगे नहीं चलेगा, ठीक है। आगे देखिए, डेट और इक्विटी, डेट मतलब हुआ ऋण पूंजी, ठीक है। डेट और इक्विटी कैपिटल के बीच कई अंतर है, लेकिन कंपनियों को फंड जुटाने के लिए इन दोनों साधनों की जरूरत होती है। जो ज़रूरत होता है कंपनी को दोनों से होता है, ठीक है। कैसे होता है, थोड़ा पैसा कर्जा भी लेना पड़ता है, थोड़ा इधर शेयर धारकों द्वारा भी लिया जाता है, तभी तो कंपनी चल पाता है, ठीक है। आगे देखिए, इक्विटी वित्त के स्रोत, ठीक है। अब वीडियो को लास्ट देखिए तभी आपका नंबर बढ़िया होगा, ठीक है। और हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले वाला वीडियो में बोल रहे थे कोई कि सर आप खुदे पढ़ते रह जाते हो सर, समझाते नहीं हो बढ़िया, तो मतलब कि हम इसमें थोड़ा बढ़िया समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले थोड़ा तबीयत भी मेरा डाउन था तो फिर मतलब बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, तो चलिए कोई बात नहीं, उसमें भी आपको बहुत बढ़िया समझ आ रहा होगा, ठीक है, अन्य की तुलना में। और इसको आगे देखते हैं हम, जो वित्त का यहाँ देखिए क्या पॉइंट है, देखते हैं इसमें इक्विटी वित्त के स्रोत, ठीक है। इक्विटी जो हो गया आपका शेयर धारकों द्वारा दिया जाने वाला जो पैसा होता है उसका स्रोत, ठीक है। आगे देखते हैं वित्त में इक्विटी संपत्ति स्वामित्व हित है, ठीक है। एक स्वामित्व हित है फ्रेंड्स, जिसे ऋण या अन्य देनदारियों द्वारा ऑफसेट किया जा सकता है, ठीक है। स्वामित्व वाली संपत्तियों के मूल्य से देनदारियों को घटाकर लेखांकन उद्देश्यों के लिए इक्विटी को मापा जाता है। जो इक्विटी होता है फ्रेंड्स उसको थोड़ा लेखांकन प्रक्रिया में भी लिया जाता है, यानी कि लिखा जाता है कि कौन कितना दिया है, ठीक है, कौन कितना पैसा लगाया है, तभी ना पता चलेगा बाद में, तभी ना देगा फ्रेंड्स कंपनी जब ख़त्म होगा तो, ठीक है। नहीं तो आपका तो महीना मिलवे करेगा इधर से, अगर बोलेगा कि नहीं हमको छोड़ देना आपका कंपनी, नहीं शेयर धारक बनना, तो उसी टाइम उसको पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उदाहरण के लिए यदि किसी के पास 24,000 मूल्य की कार है और कार खरीदने के लिए उपयोग किए गए ऋण पर 10,000 बकाया है, तो 14,000 का अंतर इक्विटी है, ठीक है। 14,000 का जो अंतर है वो इक्विटी है फ्रेंड्स, ठीक है। कोई अगर 24,000 का कार लिया है, ठीक है, और उसको खरीदने के लिए उपयोग किए गए ऋण पर मतलब 10,000 जो है सो उसका बकाया है, तो जो 14,000 का अंतर जो है इक्विटी है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं जैसे कि एक मोटरसाइकिल ले लिया आप, ठीक है, 70,000 का मोटरसाइकिल ले लिया आप, अगर 30,000 दिए हैं निकालने के टाइम लिए, ठीक है, बाकी जो 70 में 30 घटा दिए 40,000 जो आपका बचा, सो इक्विटी एक तरह से उधार है, ठीक है, इक्विटी है। शेयर धारक मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं उसको फिर चुकाना पड़ेगा ही, ठीक है, आपको लेने में मदद किया है ना। इक्विटी एकल संपत्ति पर लागू हो सकती है, जैसे कि कार या घर या संपूर्ण व्यवसाय। एक व्यवसाय जिसे अपने संचालन को शुरू करने या विस्तारित करने की आवश्यकता है, वह अपनी इक्विटी को नकद बढ़ाने के लिए बेच सकता है, जिसे निर्धारित समय पर चुकाना नहीं पड़ता है, ठीक है। ये जो है सो बेच ही हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको चुकाना भी नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, जब किसी परिसंपत्ति से जुड़ी देनदारियां उसके मूल्य से अधिक हो जाती हैं तो अंतर को घाटा कहा जाता है। जब देखिए जितना मूल्य रहता है उससे अधिक देना पड़ जाता है, जितना मतलब कर्जा लिए हैं वो डबल तो देना पड़ रहा है, तो उसको घाटा कहते हैं, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। संपत्ति को अनौपचारिक रूप से पानी के नीचे या उल्टा कहा जाता है। सरकारी वित्त या अन्य गैर लाभकारी सेटिंग्स में इक्विटी को शुद्ध स्थिति या शुद्ध संपत्ति के रूप में जाना जाता है। जो इक्विटी होता है शुद्ध संपत्ति होता है, ठीक है। अब देखिए आगे सुरक्षित ऋण के माध्यम से खरीदी गई किसी भी संपत्ति को इक्विटी कहा जाता है। सुरक्षित ऋण के माध्यम से खरीदी गई किसी भी संपत्ति को इक्विटी कहा जाता है, जबकि ऋण अवैतनिक रहता है, जो ऋण रहता है अवैतनिक रहता है, और जो ये ना क्या कहते हैं इसको इक्विटी जो है सो मंथली आपको मिलेगा, ठीक है, वेतनिक यानी वेतन की तरह मिलेगा, ठीक है। और जो ऋण होता है वो अवैतनिक तरीके से आप दे सकते हैं, यानी कि कभी 10,000 कभी 50,000 जितना
अब दे पाएंगे, ठीक है, कर्जा को जितना देकर चुका पाएंगे, ठीक है। खरीदार पूरी तरह से संपत्ति का मालिक नहीं होता, जो खरीदार होता है वो पूरी तरह से संपत्ति का मालिक नहीं होता है, ठीक है। यदि खरीदार चूक करता है तो ऋणदाता को इसे वापस लेने का अधिकार है। देखिए, यदि खरीदार, कोई खरीदने वाला अगर कुछ गलती करता है तो ऋणदाता जो हुआ उसे वापस लेने का अधिकार है, ठीक है। ऋणदाता को इसे वापस लेने का अधिकार है, लेकिन केवल अवेतनिक ऋण की शेष राशि की वसूली के लिए। इक्विटी बैलेंस, एसेट का मार्केट वैल्यू लोन बैलेंस से कम हो जाता है। खरीदार, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम मेन चीज़ समझा दिए, थोड़ा आगे देखिए। अतिरिक्त देनदारियों को सुरक्षित करने के लिए किसी संपत्ति की इक्विटी का उपयोग किया जा सकता है। अतिरिक्त देनदारी, अगर ज़्यादा आपको पैसा देना तो सुरक्षित करने के लिए किसी संपत्ति के जो इक्विटी है, इक्विटी का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा देना है, ठीक है, जैसे कोई कंपनी पर ज़्यादा पैसा कहीं चुकाना पड़ रहा है तो ये जो इक्विटी वाला पैसा है इसको भी दे सकता है, ठीक है। शेयर धारकों द्वारा जो दिया गया पैसा उसको भी वहाँ दे के चुका सकता है और इधर जो है सो कमा सकता है, ठीक है। सामान्य उदाहरणों में होम इक्विटी ऋण और होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल हैं। ये संपत्ति से जुड़ी कुछ देनदारियों को बढ़ाते हैं और मालिक की इक्विटी को कम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, 2.3 पॉइंट बचल है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है तो आप लोग देखिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें थोड़ा कम लिख है, ठीक है। देखिए टाइम भी यानी कि आपका 5:45 बज गया, ठीक है। हम सोचे थे 5:30 बजे तक आपका वीडियो आ जाए, ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। संस्थागत वित्त, संस्थागत वित्त क्या होता है? से कोई संस्था के द्वारा जो वित्त दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, संस्था कहते हैं किसको है? बैंक, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड, क्रेडिट यूनियन जैसे कई के वित्तीय संस्थान शामिल है, ठीक है। अब देखिए संस्थागत वित्त क्या है? एक राष्ट्र की आर्थिक संरचना में बैंक, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड, क्रेडिट यूनियन जैसे कई वित्तीय संस्थान शामिल हैं। ये संस्थान अलग अलग बचतकर्ताओं से धन इकट्ठा करते हैं और कुशल निवेश के लिए पर्याप्त मात्रा में जमा करते हैं। इन संस्थानों के बिना धन व्यापार, वित्त लेन देन, निजी घरों की खरीद और वाणिज्यिक सुविधाओं की खरीद और अन्य गतिविधियों की वित्तता के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, जो अर्थव्यवस्था की वित्त पोषण कार्य करने के वालों संगठनों की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर बैंक नहीं रहेगा तो आप कुछ बढ़िया कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस जो संस्थागत वित्त के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो आप लोग इसके बारे में जैसे उदाहरण अगर पूछ दिया, संस्थागत वित्त का 2 उदाहरण बताए तो बैंक लिख दीजिएगा, बीमा कंपनी, पेंशन फंड वगैरह लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बोलेगा कि संस्थागत वित्त के लाभ, तो लाभ में लिखिएगा बहुत सारा लाभ है। जैसे बैंक से आपको क्या क्या लाभ है सारा लिख देना वहाँ। हानियाँ क्या है? हानियाँ, बैंक से आपको कुछ हानि अगर हो रहा है जीवन में तो फिर हानियों के बारे में लिख दीजिए, ठीक है। ये सारा कुछ हम इतना इसलिए लिखें ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। बाकी जो आप जानते हैं सो हम नहीं लिखे इसमें, ताकि आपको बता दिए कि क्या क्या लिखना है आपको, ठीक है। वही सब आपको लिख देना। उद्यम पूंजी, मतलब देखिए उद्यम मतलब क्या होता है? मेहनत वाला पूंजी, ठीक है, जो मेहनत करके कमाते हैं, ठीक है। अब देखिए उद्यम पूंजी, मीनिंग ऑफ वेंचर कैपिटल, ठीक है। अब देखिए उद्यम पूंजी से आशय व्यवसाय में धन के ऐसे विनियोजन या निवेश से है जहाँ अनिश्चितताओं के साथ साथ अत्यधिक जोखिम रहता है। जब कोई उद्यमी अपने व्यवसाय की शुरुआत करता है तो उसे यह मालूम होता है कि व्यवसाय में बहुत सारी असंभावनाएं हैं और जोखिम भी होता है, और साथ ही साथ उसे यह भी मालूम होता है कि अनिश्चितताओं और जोखिमों के बदले उसे अत्यधिक लाभ चाहिए। तो इसे इन सबको ध्यान में रखते हुए और लाभ हानि की परवाह किए बिना धन अपने व्यवसाय में लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जो है कोई भी कंपनी अगर खोलेगा तो लाभ और हानि छोड़ के पैसा लगा देता है पहले, ठीक है, और सब भूल भाल के लगा देता है, ठीक है। क्या अनिश्चित है क्या निश्चित है कुछ मतलब नहीं उसको, ठीक है। अब बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये सामान थोड़ा सा देख लेता है कि बिकबे करेगा तभी लगाता है, नहीं तो पता चलेगा कि अब बीच जंगल में खोल दिया है कोई कंप्यूटर का दुकान तो कोई लेगा नहीं लेगा। बीच जंगल में कौन लेगा कंप्यूटर? शेर वगैरह रहेगा, ठीक है, जानवर वगैरह, पता चला दुकानदारों के खा गया तो ये ठीक नहीं ना होगा। अब देख सुन के थोड़ा खोलेगा तभी ना चलेगा। तो इसी तरह से इसमें अतः कहा जा सकता है कि कोई उद्यमी अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जिस धन का निवेश करता है उसे उद्यम पूंजी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ दोहराते हैं, कोई उद्यमी अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जिस धन का निवेश करता है उसे उद्यम पूंजी कहा जाता है। ये आपको क्वेश्चन अगर पूछ दिया परिभाषा तो ये बता दीजिएगा। अब उद्यम पूंजी की परिभाषा देखिए, डिफिनेशन ऑफ वेंचर कैपिटल, ठीक है। डोलिंगर के अनुसार डोलिंगर कह रहे हैं कि उद्यम पूंजी बाह्य पूंजी है जो निवेशकों के पेशेवर ढंग से प्रबंधित कोष से प्राप्त होता है। अब देखिए डेविड एच हाल्ट के अनुसार उद्यम पूंजी से आशय निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त विनियोजित कोषों को उच्च जोखिम एवं उच्च क्षमता वाले
उपक्रमों की ओर निर्देशित करने से है। ठीक है, अब देखिए इसके लक्षण एवं विशेषताएं। अब लास्ट है ठीक है, खत्म हो गया है, थोड़ा देख ही लेते हैं तब। इसके लक्षण और विशेषताएं क्या हैं देखिए। अत्यधिक जोखिम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो अपना पैसा लगाना होता है अपने घर से, अत्यधिक जोखिम वाला होता है। डूब जाएगा नहीं तो फिर कोई नहीं देने वाला। अपना पैसा लगाएं, किससे मांगेंगे, कोई देगा नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए अत्यधिक लाभ भी होता है। लीजिए इधर जब मतलब हानि लिखा है, इधर लाभ भी है। अगर फायदा होने लगा तो आपका गर्दा उड़ा के फायदा होगा एकदम। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक पूंजी होती है, ये अपने हाथ का शुरुआती जो पूंजी होता है। ठीक है, कितना मेहनत मजदूरी करके जो पैसा कमाते हैं वो होता है। ठीक है, अब देखिए आगे तरलता का अभाव होता है। थोड़ा तरलता का अभाव होता है। तरलता का यानी कि इसमें तो लिक्विड से रिलेटेड करके देख सकते हैं, लेकिन इसका देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन तरलता का अभाव का मतलब हुआ बहने जैसा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। दीर्घकालीन भी होता है। अपना पैसा लगाए हैं, लंबे समय तक एकदम रहेगा, जब तक पूरा हारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से मतलब मन बैठ जाता है कि हम तो अपना पैसा लगाएं, अगर मेरा पैसा नहीं निकलेगा तो हम छोड़ कैसे सकते हैं। ठीक है, ऐसा मन में रहता है। इसका प्रतिफल लाभांश के रूप में होता है। इसका जो प्रतिफल होता है, फायदा जो होता है, फल मिलता है उसमें बहुत ही फायदा होता है। ठीक है, लाभांश के रूप में होता है, ना कि किसी को देना होता है। किसी को देना नहीं होता है, लेना होता है। ठीक है, लाभ मिलता है इससे। तकनीकी ज्ञान पर आधारित होता है, तकनीकी ज्ञान पर भी आधारित होता है। ठीक है, कुछ दिमाग भी लगाना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही। पट्टा वित्त के बारे में आप लोग कुछ नहीं जान रहे होंगे। ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं। एक वित्त पट्टा जिसे पूंजी पट्टे या बिक्री पट्टे के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे देखिए पूंजी पट्टा, जैसे कि हम बोलेंगे कि मेरा ये वाला जो है ना सो पूंजी है, मेरा ये जो है सो पूंजी है मेरा, इसको बेच देंगे ना तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए एक प्रकार का पट्टा है जिसमें एक वित्त कंपनी आमतौर पर पट्टे की अवधि के लिए संपत्ति की कानूनी मालिक होती है। जैसे कि कोई अपना घर गिरवी रख दिया कि लीजिए सर मेरा घर गिरवी ले लीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, अभी हमरा इसका शादी करना है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से कोई पैसा ले लेता है किसी से, तो फिर वो जो गिरवी उसका घर में अधिकार उसका हो गया। ठीक है, जबकि पट्टेदार का न केवल परिचालन नियंत्रण होता है संपत्ति, लेकिन आर्थिक जोखिमों का कुछ हिस्सा और अंतर्निहित संपत्ति के मूल्यांकन में परिवर्तन से रिटर्न। अब पैसा देने के बाद तो रिटर्न हो ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अधिक विशेष रूप से यह एक व्यावसायिक व्यवस्था है जहां पट्टेदार यानी ग्राहक या उधारकर्ता ठीक जो उधार लिया एक संपत्ति उपकरण सॉफ्टवेयर का चयन करेगा। पट्टेदार वित्त कंपनी उस संपत्ति को खरीदेगा। पट्टेदार के पास पट्टे के दौरान उस संपत्ति का उपयोग होगा। ठीक है, पट्टेदार उस संपत्ति के उपयोग के लिए किराया या किस्तों की एक श्रृंखला का भुगतान करेगा, ब्याज लगाएगा। ठीक है, पट्टेदार परिसंपत्ति की लागत का एक बड़ा हिस्सा या पूरी लागत वसूल करेगा और पट्टेदार द्वारा भुगतान किए गए किराए से ब्याज अर्जित करेगा। पट्टेदार से क्या करेगा, अर्जित करेगा। ठीक है, पट्टेदार के पास संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने का विकल्प होता है, उदाहरण के लिए अंतिम किराए का भुगतान या सौदा विकल्प। ठीक है, एक वित्त पट्टे में खरीद समझौते और क्लोज एंड लीजिंग को किराए पर लेने के लिए समान वित्तीय विशेषताएं, क्योंकि सामान्य परिणाम यह है कि पट्टेदार पट्टे के अंत में संपत्ति का मालिक बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में मालिक भी बन जा सकता है, लेकिन अलग अलग लेखांकन उपचार और कर निहितार्थ हैं। पट्टेदार के लिए किसी संपत्ति को खरीदने के बजाय पट्टे पर देने के लिए कर लाभ हो सकता है और यह वित्त पट्टा प्राप्त करने की प्रेरणा हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है सो आपका पीडीएफ खत्म हो चुका है। ठीक है, यूनिट 4 खत्म हो गया। ठीक है, इसको आप जितना पाएंगे एक बार में नहीं समझ आएगा, बार बार देखिए, ऐसा हमको लगता ही नहीं कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन नहीं आया होगा अगर कि तो इसको 4 बार देखिए, 50 बार देखिए। ठीक है, देखिए मतलब समझे में आ जाएगा उतना बार में, फिर आप नहीं बोलिएगा कि समझ में नहीं आता है। ठीक है, नहीं तो 10 बार देखिएगा ना तो आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें तो इतना ही बताना। अब यूनिट जो 6 है उसका सुबह को वीडियो आएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा टाइम मिलता है ना तो हम तुरंत बना देते हैं। ठीक है, तो आज मेरा टाइम मिला था। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा चैनल में। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह को सारा को बोल दीजिए। ठीक है, ताकि हम यहाँ बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए, तो आप लोग को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ना कि हाँ सर आप बढ़िया करने का कोशिश करें, तो हम भी आपके तरफ हैं, आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से नहीं बढ़िया लगेगा, तो थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट किया कीजिए। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा, और भी हम आगे बनाएंगे, बहुत सारा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम वगैरह भी ले लिया करेंगे, एक टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया लगेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपको दे देंगे, एक क्वेश्चन की अपने से बना के देंगे। ठीक है, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस वीडियो में हमको इतना ही बताना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।